अभी जो एडी है, इस एडी के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स मेन पढ़ने हैं, सी और आई। सी को हम पूरा डिकोड कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये वाला लेक्चर किस पे रहेगा? आई पे। बड़ी आई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, आई के बारे में बहुत थोड़ी सी डिस्कशन है, उसके बाद हम एडी का कर्व ही वापस डिराइव करेंगे। ना व्हाट इज सी? सी था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड अपने लिए कर रहे थे। लेकिन आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट के लिए इकोनॉमी में की जाती है। यूजुअली कौन करेगा? बिजनेस फर्म्स। तो जो भी पैसा बिजनेस फर्म्स खर्च करती हैं या फिर वो बाय कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उसको हम क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे अपना इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की हो सकती है। इट कैन बी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी अदर फैक्टर, जो इंडिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंड ना करे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस का मतलब हो जाएगा कि इनकम से इस इन्वेस्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और दूसरी होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट आता रहेगा, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहेंगे। तो यूजुअली एक इकोनॉमी में दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनॉमस भी और इंड्यूस्ड भी। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली एंड द मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं वो है कीनीशियन मॉडल। तो जेबी कीन्स का जो टू सेक्टर का सिंपल मॉडल स्टडी जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी बेसिक असम्पशन ही यही है दैट इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी ऑटोनॉमस। यानी कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कॉन्टिन्यूअसली क्या मानना है? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम इंड्यूस्ड वाली इन्वेस्टमेंट्स को नहीं पढ़ते। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा दोनों का रहा हूं, बट पढ़ेंगे सिर्फ पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन कौन से का आएगा? सिर्फ ऑटोनॉमस का। तो ये देखो, if we have to see कि what is investment expenditure, it can be of two types. एक autonomous investment। अब autonomous वर्ड से इसका मतलब समझ में आ रहा है, not dependent on the level of income। तो इसका बिहेवियर क्या रहेगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। अगेन इस पूरे चैप्टर में मैंने पहले बता रखा है कि इनकम हमेशा कौन सी रहेगी? एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे बनाएंगे कर्व किसका? इन्वेस्टमेंट का। सो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो ऐसे रहेगा, यानी कि आई का कर्व हमेशा क्या रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ही क्या है? ऑटोनॉमस है और कांस्टेंट है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अदर वन? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट that depends or changes on the level of income। ठीक है, तो जो इनकम लेवल पे डिपेंड करती है दैट इज इंड्यूस्ड पार्ट, और ये सेम नहीं रहेगी, ये इंक्रीज करेगी। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। इसलिए जो इसका कर्व है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। Why I am making an upward sloping curve? तो सोच के देखो, हमने अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाया है? जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। सिंस बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, बट अभी डिस्कस किया था कि जेबी कीन्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी मेहनत आसान कर दी है। वो कहते हैं छोड़ो बेटा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़नी, आप पूरे चैप्टर में सिर्फ किसको लेके चलोगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को। यानी कि हम जब इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ऑटोनॉमस रहेगी। हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, इस वाले पोर्शन को डिटेल में अप्लाई नहीं करेंगे। बाय मीनिंग आपको दोनों आने चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ किसकी आनी चाहिए? ऑटोनॉमस की। ठीक है, चलो करो, नोट करो। चलो अब एक चीज देखो,
हमने एडी सी प्लस आई मान लिया था, तो अब इस सी प्लस आई से ही अपने एडी को देख के चलते हैं। मैं वाई का लेवल ले रहा हूं इनकम, लेट्स सपोज पहले इनकम 0 है, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। मैं सी ले लेता हूं कंजम्पशन के लिए कि हमारा कंजम्पशन कैसी होती है। अब सारी चीजों को वापस लेके आते हैं, क्या जीरो लेवल पे कंजम्पशन होगी या नहीं होगी? होगी। जो खर्चा हम जीरो लेवल पे भी खर्चा करते रहेंगे उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो लेट्स सपोज 40 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन जो है हमारी जीरो लेवल पे भी चल रही है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इंसान के खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि इंड्यूस कंजम्पशन भी आ जाती है। तो अब 120 हो गया। तो शुरुआत में खर्चे इनकम से ज्यादा रहेंगे। कई बच्चे सोचते हैं सर ये इनकम से खर्चे ज्यादा क्यों रहे? हो सकते हैं, जब आपका लेवल ऑफ इनकम इतना कम है कि अब आपका बेसिक कंजम्पशन नहीं पूरा हो रहा है तो आपके खर्चे ज्यादा दिखाई देंगे। बट धीरे धीरे आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे जब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और उसके बाद भी जब आपकी इनकम बढ़ती रहेगी तो आप धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दोगे? सेविंग्स। जरा ध्यान से देखो, 300 खर्च इनकम अर्न करी थी, 280 खर्च कर दिया, अब 20 क्या कर लिए? सेव। तो धीरे धीरे ही लाइफ में वो सेविंग्स वाला फेज आता है जब इंसान जोड़ना शुरू करता है। पहले नेगेटिव में था, फिर वो जीरो लेवल पे सेविंग्स आई, फिर धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ रही है। यहाँ 20 रुपए सेव करे, 400 कमाए, 360 लग गए, 40 क्या कर लिए? सेव कर लिए। तो धीरे धीरे भी स्टार्ट टू इंक्रीज। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमने अभी देखा था, इट इज ऑलवेज ऑटोनोमस, रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मैं 20 रुपीज अज्यूम कर लू यहाँ पे, तो वो थ्रू आउट 20 क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट। इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट। आपको यहाँ से एडी का बिहेवियर मांगेगा तो एडी अपने आप में कुछ नहीं है बेटा, दैट इज जस्ट द सम ऑफ दीज टू। तो ऐड कर लो, 40 प्लस 20 इज हाउ मच? 60। 120 प्लस 20 हियर 380। अब आप ध्यान से देखो, एडी के अंदर भी आपको वही चेंज दिखाई देगा जो आपको किसमें मिल रहा था? सी के अंदर। 60 टू 140 में 80 का चेंज है, फिर वहां पे 80 का चेंज है, फिर 80 का चेंज है, फिर 80 का चेंज है, और यहाँ पे भी कितने कितने का था? 80। इट मींस एडी का लेवल सेम बिहेव करता है जो किसका कर्व बिहेव कर रहा है? कंजम्पशन का। इट्स जस्ट कि क्योंकि आपने सी के अंदर आई ऐड कर दिया है तो उसका लेवल थोड़ा अप चला गया है, एडी इज ऑन अ हायर लेवल, लेकिन इसकी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसा कौन बिहेव करता है? सी। एंड दैट इज व्हाई सी एंड एडी बोथ कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पेपर में पूछते भी हैं ये एडी का कर्व सी का कर्व पैरेलल क्यों है? बिकॉज एडी और सी के बीच में एक ही गैप है, वो क्या है? आई। और वो आई का क्या है? कांस्टेंट। जब दो चीजों के बीच में कांस्टेंट गैप हो तो वो क्या होंगे? पैरेलल। तो जरा हम एक बार देखें, एडी का कर्व ड्रॉ करके देखते हैं, हाउ टू मेक एडी का कर्व। अगेन यहां पे इनकम आएगी, यहां पे मैं लिखा सकता हूं एडी। क्या जीरो लेवल पे जीरो से स्टार्ट होगा एडी? नहीं, जीरो लेवल पे ये तो उल्टा 40 और 20 दोनों को ऐड करके क्या बन गया? 60। ये इवन कंजम्पशन के भी ऊपर लेवल से बनता है, तो काफी हायर लेवल से बनेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा, एंड दिस विल बी माई एडी का ग्राफ। क्लियर हो गया? तो ऑलवेज रिमेंबर, एडी का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, सी प्लस आई। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज सी प्लस आई। और अगर इसी पे हम अपने आई को और अपने सी को देखना चाहें तो देखो, आपका सी जस्ट इसके क्या होगा? पैरेलल। जस्ट इसके पैरेलल में आपको सी का कर्व दिखाई देगा, जो कहां से स्टार्ट होता है? सी बार से। सो सी का कर्व तो सी बार से शुरू होता है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से शुरू होता है बिकॉज इसके अंदर हम मान लेते हैं कि क्या है? आई भी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको आई इसी पॉइंट से बनाना है, आप आई इसके थोड़े से ऊपर या इसके थोड़े से नीचे से भी बना सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लेवल तो ऑटोनोमस अलग से है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, तो वो ऊपर नीचे कहीं भी दिखा देना, बट इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये रहा मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन जहां से सी जा रहा है, और ये दोनों के बीच में गैप क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो एडी का कर्व हमेशा क्या रहेगा? पैरेलल टू योर कंजम्पशन कर्व। अब यहाँ पे आके हमारा एडी पूरा कंप्लीट हो जाता है। नाउ विल फोकस ऑन एएस। एएस विल एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज पूरा चैप्टर मैंने बताया था इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब इक्विलिब्रियम
फाइंड आउट करोगे? इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई के। तो एडी तो हमने पूरा पढ़ लिया, नाउ विल फोकस ऑन एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। आप इसको नोट करो एंड देन विल जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा अभी एक चीज देखें, एडी इज डन, अब क्या सीखना है? एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सप्लाई क्या होती है? आउटपुट, कितना एक फर्म प्रोड्यूस करके देना चाहती है मार्केट को। अब ये एग्रीगेट सप्लाई का मतलब पूरी कंट्री की आउटपुट। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में हमारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मार्केट में ऑफर करना चाहते हैं, उस प्लान्ड आउटपुट को क्या बोलोगे? एग्रीगेट सप्लाई। तो इन नटशेल आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है आपकी प्लान्ड आउटपुट, जो आपके सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हमारे फर्म्स मिलकर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं या कंट्री में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज कि सर अगर ये वो प्रोडक्शन है जो सब लोग मिलकर करना चाहते हैं, तो इससे और क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये नेशनल इनकम के इक्वल है। अब ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट लगता है कभी कभी, सर ये कैसी बातें कर दी आपने? आपने सप्लाई को इनकम के इक्वली मान लिया। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे, हम एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमीज इनकम, यानी कि नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। व्हाई इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उसका लॉजिक समझो। हमने नेशनल इनकम चैप्टर में भी ये बात समझी हुई है दैट देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट? 3 स्टेप्स में इनकम जो है वो सर्कुलेट करती है। कैसे? द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन फेज। जब प्रोडक्शन कंट्री के अंदर होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही इनकम जनरेट होती है, और वो जो जनरेटेड इनकम है, जो आप वैल्यू एड मेथड से देखते थे, वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें? सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल, अगर एक फर्म ने कुछ प्रोडक्शन आज कंप्लीट करी, तो उस प्रोडक्शन से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो बांट लेंगे। किसको बांट देंगे? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किसी को उसमें से रेंट मिलेगा, किसी को उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा, किसी में से उसको वेजेस मिलेगी, और खुद वो क्या ले लेगा? प्रॉफिट। तो जितने भी लोगों ने पैसे कमाने हैं वो उस प्रोडक्शन से कमाने हैं, यानी कि जितनी टोटल कंट्री में प्रोडक्शन होने वाली है उसी की वैल्यू सब लोगों में थोड़ी 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 बढ़ जाती है, और सब लोगों की टोटल इनकम जब ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। हमने अपना इनकम मेथड भी तो किया हुआ, सेकंड फेज था ना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वहां से कौन सा मेथड निकलता है नेशनल इनकम का? इनकम मेथड। आप करते तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस की इनकम ले लेते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस में बिजनेस की, रेंट की, इन सब की इनकम ले लेते हो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? जो जो लोग पैसे कमा रहे हैं उन सबकी इनकम को ऐड कर लेते हो, एंड दैट इज व्हाई वी से कि भाई जो भी प्रोडक्शन करी थी वो पैसा लोगों में बांट दिया गया था। लोगों को जो पैसा मिला वो उनकी फैक्टर इनकम है। सब लोगों की फैक्टर इनकम मिलके क्या बन जाएगी? नेशनल। क्लियर है? दोबारा से बताएं, सम अप कर देते हैं। जितनी प्रोडक्शन होगी वो सारी की सारी वैल्यू लोगों में बांट दी जाएगी एज अ फैक्टर इनकम। सब लोगों की फैक्टर इनकम को जब कंट्री के लेवल पे ऐड कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। एंड दैट इज व्हाई इस पूरे चैप्टर में विल रिमेन दिस थिंग दैट एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। बट व्हाट्स नेक्स्ट? अगर इनकम अर्न हो भी जाए तो क्या? हम इस इनकम का क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट्स क्या है? बिकॉज एडी के कंपोनेंट्स वर क्लियर कि आप क्या खरीदना चाहते हो, तो कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एंड सो ऑन। बट जब आप पैसे कमाते हो तो आप उसके कंपोनेंट्स कैसे डिसाइड करोगे? आप इनकम का क्या करते हो? बेसिक, हर इंसान पैसा कमाते ही सबसे पहले अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। वो क्या करता है? कंजम्पशन। तो इनकम का पहला पार्ट क्या रहेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप पैसे लेते ही पहले पैसे खर्चने के बारे में सोचते हो, लेकिन हम कभी भी पूरी इनकम को खर्च नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि कुछ हिस्सा क्या कर ले? सेव कर ले। तो इनकम का एक हिस्सा खर्चने वाला है और दूसरा हिस्सा इनकम का क्या होने वाला है? सेव। So that is going to be savings. This is C and this will become S. So what will be the formula for my Y? फॉर्मूला बन गया y is equal to C plus S. अब मजे की बात यह है that AS is equal to Y and Y is equal to C plus S. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि C plus S से क्या निकल सकता है? AS. तो आपने याद रखना है एडी के कंपोनेंट C प्लस I थे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों खर्चे थे।
लेकिन यहाँ पे सप्लाई है, प्रोडक्शन है, इनसे लोग कमाएंगे और कमाने के बाद या तो खर्च करेंगे या तो जोड़ लेंगे, सेव कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, एंड इसी को प्रेजेंट करने के लिए we'll be using one curve, one line, जिसको लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, लाइन ऑफ इक्वालिटी भी बोल सकते हैं, और प्यार से हम इसको अपनी इनकम का कर्व बोल देंगे। एक्चुअली में इनकम का कोई कर्व नहीं होता, क्योंकि सब कुछ इनकम के रिस्पेक्ट में तो बढ़ रहे हो, तो इनकम का कर्व कैसा होगा। लेकिन फिर भी इनकम को रेफरेंस लेने के लिए हम एक लाइन ऑफ इक्वालिटी या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। अब वो क्या होगी, देखो हम मान लेंगे कि यहां हमारी इनकम है, और मान लेते हैं कि जितने भी हमारे खर्चे, कंजम्पशन एंड जो हमारी सेविंग्स है वो यहां है। अभी आपको मैंने बताया था कि आपकी इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन और सेविंग के टोटल के। ये रही आपकी कंजम्पशन और सेविंग, ये रही आपकी इनकम, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आपको सोचो, हमें प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस बराबर है। ये क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 45। तो बस 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दो, एंड दिस 45 डिग्री लाइन विल रिप्रेजेंट दैट y इज इक्वल टू c प्लस एस। मेनली ये जो आपकी 45 डिग्री लाइन है, इसके बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन। ये बनाते कि इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, लोग बोलते हैं इनकम का कर्व है। इनकम का कर्व नहीं है, ये इनकम को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मार्क करो, आपकी इनकम और आपकी कंजम्पशन एंड सेविंग्स की लेवल क्या होंगे, इक्वल। इसलिए रेफरेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं 45 डिग्री लाइन, ठीक है। अब क्योंकि y c प्लस एस है और c प्लस एस किसके इक्वल आ गया, हमारे as के, तो जब हमें एग्रीगेट सप्लाई के लिए रेफरेंस लेनी होगी या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व चाहिए होगा, हम तब भी रेफरेंस के लिए क्या यूज करेंगे, 45 डिग्री लाइन। तो ये पूरा चैप्टर, पूरी थ्योरी इस 45 डिग्री लाइन के बिना नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमेशा रेफरेंस के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, c प्लस एस इक्वल टू y की लाइन, यानी कि 45 डिग्री लाइन, और इसी को प्यार से आप बोल सकते हो हमारे एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, ठीक है। तो याद रखना that this 45 degree line is very important. चलो मार्क करो। Subscribe to our channel and also don't forget to press the bell icon to get the regular updates on the new videos.